जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से इस डेली करंट अफेयर्स पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स होते हैं, उसकी चर्चा रोज करते हैं सवेरे 6 बजे। तो अपने साथियों को भी इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट थोड़ा थोड़ा आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चंस भी जो है वो लिमिटेड रखता हूं, क्योंकि एक्सेस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ हम डायनेमिक पोर्शन तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हैं। मतलब उस करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास या हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या जो है घटनाएं हो चुकी हैं, उन सभी पे भी चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की पॉजिटिविटी के साथ ये सफर तय करते हैं। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। ये जो पंक्ति है वो हमें क्या सिखाती है? या तो हम जो कर रहे हैं उससे हम रास्ता चेंज कर ले, ऐसा सोच रहे होगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। मैं उन छात्र के लिए इस पंक्ति को लेकर आया हूं जो अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी तो बना के रखे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई वैसे इफिशियंसी से नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। तो अगर आप अपना टाइम टेबल या अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज करें या थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि डेली प्लान करना ना भूलें। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं रोज रात के उस चीज को प्लान करता हूं जो मेरे को हर दिन आपको अपडेट देना होता है, और मैं पहले से प्लान बना लेता हूं, इसीलिए मैं सारी चीजें डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर पाता हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये कर रहा हूं और आप भी अगर ये करें, तो आप अपने जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मैंने बताया था रोशनी नाडर, जो कि बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सबसे रिचेस्ट मतलब महिला है, ये थर्ड रिचेस्ट महिला है विश्व में। तो रोशनी देवांगन ने, ठीक है, रोशनी का सही आंसर दिया है, वेरी गुड। और बाकी लोग भी लास्ट में पूछे गए प्रश्न का आंसर जरूर दिया करिए मेरे प्रिय साथियों। ठीक है, लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, उसका आंसर अगर आप देंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन की तैयारी के, मतलब प्रिपरेशन की ओर बेहतर से और बेहतर होते जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, चलो आओ, आज कौन सा दिवस है देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन, मतलब 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह 7 अप्रैल ही क्यों सेलेक्ट किया गया है? तो आप सभी WHO का नाम सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस जो आपका संस्थान है, जो कि एक UN की संस्थान है, वैश्विक स्तर पर हेल्थ पे जो है ये संकेंद्रण करके कार्य करती है, इसका जो है आज उद्घाटन दिवस या स्थापना दिवस है। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसको मद्देनजर रखते हुए आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात यह आती है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है ना? तो मैं आप सभी को बता दूं कि स्वास्थ्य ही है जो हमें हर तरीके से क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि मस्त हैं और स्वस्थ हैं। मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने कार्य के प्रति क्या रहेंगे, सजग रहेंगे, अडग रहेंगे और प्रबल रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, स्वास्थ्य की मतलब जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 2025 का थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य। ठीक है, मतलब हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। इस बार का जो है थीम है, आपको याद रखना है। क्लियर है प्रिय साथियों? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में भी पारित किया गया, और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने पिछली कक्षा में आप सभी को बताया था
कि वक्फ बोर्ड के ऐसे कुछ मतलब एक्ट्स हैं, ऐसे जो है हमारे सेक्शंस हैं जो कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा अधिकार प्रदान करते हैं। तो इन अधिकारों को, ठीक है, मैं एकदम बायस्ड वे पे भी बात नहीं करता इस विषय पे, ना मैं इसमें अनबायस्ड होता, मैं जो है आपका बीच का रास्ता मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रिय साथियों, जो सेक्शन 40 है जिसके तहत वक्फ बोर्ड का अपने संपत्ति अधिग्रहण का मतलब कहा जा सकता है अधिकार है, उसको हटाना, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में मेंबर्स में महिलाओं का भी जो है भागीदारी को बढ़ाना। दूसरी बात यह है कि गैर मुस्लिम्स को भी जो है वक्फ बोर्ड में शामिल करना, और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सुनियोजित करना, मतलब कि रीप्लांट करना कहा जा सकता है, कि वापस प्लांट करना। उनके दस्तावेजीकरण के लिए ये नियम बनाया गया है, जिसको राज्यसभा से भी अब क्या है, पास कर दिया गया है ये बिल। अब जो है ये वक्फ बोर्ड विधेयक जो है वो अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी साइन करेंगी और ये क्या बन जाएगा, अधिनियमित हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। चलो आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की ये शक्ति है कि वो किसी विधेयक को कानून में परिवर्तित कर दे? ठीक है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करना, कानूनी विवादों को कम करना, उपयुक्त दोनों इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियों को मैंने बना के इसमें रखा है। तो वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव और कानूनी विवादों को कम करना, वक्फ अधिनियम संशोधन करके वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन करना, मतलब उसको क्या मैंने कहा कि वापस रीप्लांट करना। क्लियर, चलें आगे। 11 सदस्य होंगे मैक्सिमम इसमें, है ना, वक्फ बोर्ड में, और इसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम्स नहीं हो सकते। ठीक है, 2 महिलाएं शामिल की जा सकती हैं इसमें। विधेयक में वक्फ संपत्तियों से संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगा, मतलब हर चीज का दस्तावेजीकरण, मतलब कि कागज में सारी चीजों को उकेरना अनिवार्य है, उसका प्रमाण अनिवार्य है। तो ये सबसे बड़ा जो है फैसला आया है ये आपका केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस ऑफिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो आईएफएस अधिकारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो है 2014 में ये पदस्थ हुई। निधि तिवारी जी को नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने 2013 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में 96 रैंक प्राप्त किया था। 2022 में पीएमओ में उन्हें क्या बनाया गया था, सचिव नियुक्त किया गया था। तो बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी है। इनको बनाया गया है क्या, आपका निधि तिवारी जी को प्रधानमंत्री जी का प्राइवेट सेक्रेटरी। क्लियर, चलें अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है वंदना कटारिया। मैं आप सभी को बता दूं, वंदना कटारिया जी हैं, लगभग 300 के ऊपर इन्होंने मैच खेला है। 2009 के आसपास इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और 158 के आसपास इनका ओवरऑल कैरियर गोल है। ठीक है, तो ये वंदना कटारिया जी जो है वो क्या कर ली है, तो आपका संन्यास ले ली है। इनकी अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें तो पद्मश्री मिल चुका है इन्हें 2022 में, अर्जुन पुरस्कार 2021 में मिल चुका है इन्हें। तो ये बहुत ही सराहनीय है कि ये खिलाड़ी जो है हमारे भारत देश के लिए खेली और आज संन्यास ले चुकी है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पूनम गुप्ता, डॉक्टर पूनम गुप्ता जी को क्या बनाया गया है, तो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगी, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो है 14 जनवरी 2025 को जो आपका रिटायर हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर माइकल पात्रा, ये इनकी जगह में इन्हें बनाया गया है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 1934 की धारा 8 के अनुसार, मतलब सेक्शन 8 में जो नियम है उसके अनुसार जो है ये डिप्टी गवर्नर का प्रावधान है। तो ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त होती हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 3 साल के लिए नियुक्त हुई हैं। कौन, तो हमारी ये आपका डिप्टी गवर्नर जिनका नाम क्या है, डॉक्टर पूनम गुप्ता जी। क्लियर है,
ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिजर्व बैंक से हमेशा स्टैटिक पोर्शन पता होना चाहिए। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है, तो मौद्रिक नीति बनाना, लागू करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, भारतीय रुपए के नोटों की छपाई और आपूर्ति करना, बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना, ये सभी कार्य जो है किसका है, तो आपका हमारे भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या नाम है इनका? संजीव चोपड़ा जी। क्या नाम है? संजीव चोपड़ा। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी को जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में उकेरा है। पुस्तक काफी जो है लोकप्रिय होने वाली है, ठीक है। मैं जरूर इसको पढ़ूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा है, इनकी जीवनी कैसे हमारे जीवन में प्रकाश डालती है कि भारत जिस समय अभाव का काल देख रहा था, उस काल में किस प्रकार से एक स्वतंत्रता सेनानी बनकर इन्होंने भारत को जो है आगे बढ़ाया और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थ हुए, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पहले तो ये हो गया, ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ जो पुस्तकें इस साल लिखी गई है मेरे प्रिय साथियों, उसको आपको ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। इसके साथ साथ कि पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, मदन मोहन सती जी ने लिखा है। मार्च ऑफ ग्लोरी क्या नाम है, अरुमुगन और एरोल डी क्रूज ने लिखा है, ठीक है। लाइफ ऑन मार्स, ठीक है, लघु कथाएं हैं ये, नमिता गोखले जी ने लिखा है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण, मोदी दशक, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जी ने लिखा है। महात्मा का घोषणा पत्र, राजेश तलवार जी ने लिखा है। मैं हूं गोपी चंद हिंदुजा ने लिखा है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पुस्तकें लिखी हैं, वहां से भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ती है। इस प्रकार के करंट अफेयर्स अगर आते हैं तो देखो उनकी पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री जी की द अल्टीमेट लीडर। याद रखिएगा, द अल्टीमेट लीडर रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो द अल्टीमेट लीडर लिखा है इन्होंने, ठीक है। ऐसे निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री द मैन एंड इज टाइम्स, ठीक है। ये भी लिखा है कि उन्होंने टाइम को जो है बताया है कि मतलब कहा जा सकता है आपका कि मनुष्य के जीवन में टाइम का, समय का कैसा महत्व है और समय के अनुसार जो चीज़ें आती हैं उस पर हमें बल देना चाहिए, ठीक है। 4 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का। उसके बाद इन्होंने जो नारा लगाया है, जय जवान जय किसान, हमारा संघर्ष सत्य की ओर है, ये 2 नारे लगाए हैं। पहला क्या है, तो आपका जय जवान जय किसान, और दूसरा क्या है आपका, हमारा संघर्ष सत्य की ओर है, ठीक है। चले आगे, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने इन विट्रो फर्टिलाइजर्स एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से पहला बछड़ा पैदा किया है, ठीक है। तो किसने किया है, तो हमें याद होना चाहिए पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी डी आंसर होगा इसमें। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा होता है कि मतलब बच्चों को पहले भ्रूण से बाहर जो है विकसित किया जाता है ना। उसके बाद जो है आपका मादा के जो गर्भाशय में इसे विकसित किया जाता है। तो वैसे ही जानवरों में भी ये जो है आपका टेस्ट चालू हो गया है और इसकी सफलता पुडुचेरी के पशुधन प्रबंधन में मिला और ये बच्चा पैदा हो गया। किसका, तो आपका गाय का। और ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय साथियों, हमें ये समझना कि आखिरकार इस क्षेत्र में विकास क्यों किया जा रहा है। इस क्षेत्र में विकास इसलिए किया जा रहा है कि गौवंशीय जितने भी पशु हैं उनके दुग्ध उत्पादन में, साथ ही साथ उनकी किस्मों में, उनके नस्लों में बेहतर करने के लिए, मतलब कि अच्छी किस्म की जो है गाय, अच्छी किस्म की जो बैल हैं, इन सभी में विकास जो है देखने को मिलेगा इस मिशन के तहत। और ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि 2014 में चालू हुआ है। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत ये विलय हो चुका है। 2021 में 100% अनुदान सहायता से ये प्राप्त होता है। स्वदेशी मवेशियों की नस्लों में संरक्षण और सुधार करना, गोजाति पशु में दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, आनुवंशिकता को दूर करना, बेहतर से बेहतर जो है वो आपका ब्रीड्स को जन्म दिलवाना, ठीक है, जिससे कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सके। क्लियर है? चले आगे, आ जाओ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो मैरीटाइम डे जो है वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को, लिखाया हुआ है। रिवीजन मोड ऑन हो गया है तो फटाफट अब रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया? तो कौन पेश करेगा? वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यकों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री जो है, जिनको मंत्रालय मिला हुआ है, वह श्री किरण रिजिजू, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बाघों से संबंधित निम्नलिखित में से किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि बिलासपुर क्षेत्र में टाइगर घूम रहे हैं, गरियाबंद के क्षेत्र में जो है तेंदुआ घूम रहा है। तो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे बिलासपुर से महज 17 से 18 किलोमीटर की दूरी से जो है कनेक्ट हो जाता है, तो उन वन मंडल क्षेत्रों में जो है टाइगर घूम रहा था। कुछ मवेशियों में भी हमला किया लोगों में आसपास जो है, जैसे कि सकरी हो गया, तखतपुर क्षेत्र है बिलासपुर में, आप आएंगे, कानन पिंडारी नाम सुने होंगे, वो जो है आपका सकरी क्षेत्र में आता है। तो उन सभी क्षेत्रों में क्या था? तो एक सनसनी फैली हुई थी, लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, आग जला के रह रहे थे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से क्या ना हो, तो इन जंगली जानवरों का शिकार ना हो, इनको गांव वाले मारे ना, इस वजह से ये जो है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है लाया गया है, जिसमें इनका संरक्षण संवर्धन किया जाएगा। मानव और पशुओं के बीच में जो संघर्ष है उसको रोकने के लिए बेसिकली इसे लाया गया है, ठीक है। हाल ही में सेना की फ्लेवर डी लीज ब्रिगेड ने किस प्रकार के ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, मतलब कि FPV ड्रोन। क्लियर? उसके बाद है हाल ही में स्पेस एक्स ने किस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोग की एक श्रृंखला आयोजित करना है। बेसिकली जो है ब्रह्मांड में और ऐसे पृथ्वी से दूर क्षेत्रों में कृषि की जा सके, उसके लिए फ्रेम 2 मिशन चालू किया है स्पेस एक्स कंपनी ने, ठीक है। चलो, हाल ही में निम्न में से किसे 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है प्रिय साथियों, आपको इसका आंसर देना है और आंसर जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।